नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रजनी सोनी जी जुड़ रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा के बारे में फैक्ट आपके सामने रखना चाहते हैं। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबके सामने रूबरू हो रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में फैक्ट बताने के लिए। काफ़ी कुछ सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में बोला जाता है, काफ़ी कुछ दिखाया जाता है, सूत्रों के हवाले से काफ़ी कुछ दिखाया जाता है। आज हम पब्लिक के बीच में आपके साथ रूबरू करवा रहे हैं पब्लिक को सीधा। चलते हैं इन्हीं के पास और सवाल करते हैं इनका कि एक्चुअली में किस तरह का माहौल होता है डेरा सच्चा सौदा में, एक्चुअली में गर्ल्स के लिए किस तरह का माहौल रहता है, सच्चाई क्या है। ये हम गर्ल्स से ही रजनी सोनी जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जानते हैं इनसे। नमस्कार रजनी जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। थैंक यू। रजनी जी, पहले अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरा नाम रजनी सोनी इंसा है। मैं टोहाना ब्लॉक से हूँ और ग्रेजुएट भी हुई हूँ और फिलहाल मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। जी जी, आप वेल एजुकेटेड हो जी। जैसे आपने बताया आपका नाम रजनी सोनी इंसा जी है, तो आप डेरा सच्चा सौदा से बिलोंग करते हो। बिल्कुल। मतलब वहाँ पर जाने का आपका मकसद क्या है डेरा सच्चा सौदा आश्रम? इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, हर तरह लाइक हर फील्ड में अलग अलग से है। जैसे हम सोशली बात करें तो पिताजी सोशल जो इविल्स हैं उसके रिगार्डिंग बहुत अवेयर करवाते हैं जी। जैसे कन्या भ्रूण हत्या हो गई, डॉरी सिस्टम हो गया, मैनी मोर थिंग्स। अगर आर्थिक तौर पर देखें तो पिताजी हमेशा कहते हैं कि मांग के ना खाओ, दसा नौ दी किरत करके खाओ। जी। तो बहुत सारे फैक्ट हैं। जैसे पिताजी का साइंटिफिक माइंड भी है, बहुत सारी रिसर्च भी करी है पिताजी ने, तो वहाँ से हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और बताएं, जैसे इंसानियत का फैक्ट बताएं तो पिताजी कहते हैं बंदे रब ने जो बंदा बनाया है उसकी सेवा करो। जी। ये पाखंड, अंधविश्वास कुछ भी ये सही नहीं है। सिर्फ इंसानों की सेवा करो और उसी में ही जियो ज़्यादातर। और घर फैमिली की बात करें तो जो घर चलते हैं उसमें नशा पिताजी ने छुड़वाया है और घर में प्रेम प्यार से रहना पिताजी ने सिखाया है। बहुत कुछ है सीखने के लिए और मैं वहाँ पर मेनली शांति के लिए जाती हूँ, क्योंकि ये सब तो समाज को बताने के लिए है कि पिताजी क्या सिखाते हैं। ये तो हमें पता है कि इंटरनली पिताजी हमें क्या सिखाते हैं। और वैसे वहाँ पर मुझे जो प्रेम, शांति, पवित्रता जो वहाँ पर मिलती है, आई थिंक मुझे कहीं से नहीं मिलती। क्या आप भी मतलब आज के समय में भी आप सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के ऊपर विश्वास करते हो? जी बिल्कुल, पूर्ण विश्वास। क्यों करती हूँ इसका अभी जैसा कि बहुत से प्रेमी बताते होंगे कि ये लोग जो फालतू के लांछन लगा रहे हैं पिताजी पे, इनको रियलिटी का नहीं पता। ये लोग आए ही नहीं है, बिना मतलब के ये बोली जा रहे हैं, कुछ भी मतलब उनको आइडिया नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं आखिर। एक बाप बेटी का रिश्ता नहीं पहचान पा रहे, एक गुरु और भक्त का रिश्ता नहीं पहचान पा रहे, कुछ भी मतलब कुछ भी। जैसे कि पास्ट में आपने देखा होगा जो बड़े संत महात्मा हुए हैं उनके साथ भी लोगों ने बहुत वो किया, लेकिन वो पूर्ण थे, वो पूर्ण हैं। ऐसे ही हमारे गुरुजी पूर्ण थे, हैं और रहेंगे। देखिए, अगस्त आपका विश्वास आस्था एक तरफ है, लेकिन अगस्त 2020 आने वाला है जी। अबाउट 3 इयर्स होने वाले हैं जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में मतलब काफ़ी कुछ जो हुआ था उसके बारे में फिर आपका क्या कहना है? जो उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, जो उनके ऊपर अब भी आरोप लगाए जा रहे हैं और नए नए, उनके बारे में फिर आपका क्या कहना है? वो क्या है? जी। वैसे अगर हम भक्त के तौर पर एक उनके फॉलोअर्स होने के तौर पर कहें तो हम ये कहते हैं कि उनकी रजा है। वो जितने महीने साल चाहे जितना मर्जी कुछ लगाएं, वो उनका कार्य है। न जाने क्या किस कार्य के लिए गए हैं। आपने आई थिंक सुना भी होगा कि जो सुनारिया जेल में है उन्होंने उसकी क्या हालत थी और क्या से क्या बना दिया। ये आप वहाँ के जो प्रशासन है वहाँ से पूछ सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं सामाजिक तौर पर कहूँ कि पिताजी वहाँ पर 3 साल से हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो ये उनका ऐसे कह सकते हैं कि अंधविश्वास भी है और एक पैसा जो लोग जीते हैं, जिस पर मरते हैं, जीते भी नहीं है, मरते हैं पैसों के लिए। तो पैसा खा के कुछ मर्जी किसी से बुलवा लो
और ये ऐसा कुछ भी नहीं है पिताजी के लिए कि हाँ उन पर कि वो लड़कियों के साथ ऐसे करते थे या कोई गलत शिक्षा देते थे, क्योंकि हमारे गुरुजी का मेरा बताऊं तो मेरे दादी जी वहाँ तक मेरी दादी जी से चलती आ रही है। मेरी दादी दादा मेरे को शायद लगता है परदादा जी भी जाते होंगे शास्त्र नाम पिताजी के टाइम पे, तो तब से देखा है कुछ भी नहीं ऐसा कि हमें पिताजी ने इवन टच भी किया हो या पिताजी ने ऐसे कुछ भी कहा हो। वहाँ पे सब सेपरेशन है, बल्कि पिताजी खुद कहते हैं कि लड़का और लड़की बराबर हैं लेकिन एक मर्यादा के अनुसार। जी, तो पिताजी सिखा ऐसे रहे हैं तो बोलना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, अगर हम खुद फॉलो करते हैं तो हम बड़ी स्टेज पर बैठ के हजारों लाखों करोड़ों लोगों के सामने अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसमें एक हिचकिचाहट आती है अगर हम झूठ बोलते हैं। तो पिताजी की तो जुबान ऐसे बुलंद होती थी, ऐसे आवाज़ बुलंद होती थी कि बिल्कुल है, फैक्ट है, पिताजी जो बोलते हैं वो वाकई है। अगर मर्यादा में बोलते हैं तो पिताजी खुद मर्यादा में हैं, तो ऐसे हैं। तो मतलब जैसे आप बताया भी सब झूठा ये सब किया जा रहा है, फिर इन्हीं के साथ क्यों किया जा रहा है? मतलब क्यों गुरुजी आश्रम को टारगेट किया जा रहा है? मतलब इस तरह से दिखाया जा रहा है आश्रम को टारगेट किया। अभी एक और भक्त वाली मैं बात बताना चाहूँगी आपको कि आश्रम को टारगेट लगाया, उस पर पूरा स्टिग्मा लगाया है एक आश्रम पर। लोगों ने बोला है, लोगों ने सुना भी है। तो आज अगर कोरोना वायरस है तो लोगों के मुंह पे पट्टी लगा दी गई है। पिताजी ने यहाँ से रस्सी खींच के मुंह पे पट्टी लगा दी है कि अब बोल के दिखाओ। अगर डेरा बंद करवाया है तो पूरे मंदिर मस्जिद बंद हो गए उसके बाद। ये फैक्ट है दीदी। और बाकी एलिगेशंस पिताजी पर क्यों लगाए हैं? कहते हैं दुनिया में जो चढ़ने लग जाए तो दुनिया उसको उतारने पे उतर आती है जी, है ना। तो यही कारण हो सकता है उनका, लोगों का, क्योंकि हमने उस गंदी हरकत पर, गंदी सोच पर कभी सोचा नहीं है। किसी पर एलिगेशन लगाने का, किसी पर भी नहीं। पिताजी पर तो हम क्यों लगाएंगे, हमारी जुबान कट जाए उससे पहले तो। लेकिन किसी पर भी ऐसे एलिगेशन लगाने का सोचा तक नहीं है। लोगों का पता नहीं, ना जाने कैसा दिमाग है, क्या खाते हैं वो, ऐसा है पवित्र जो बोलते हैं। जी, एक्चुअली में सच्चाई क्या है? फिर एक्चुअली में गुरुजी समाज के लिए किस तरह का रोल अदा कर रहे हैं आज के समय में? पिताजी ने बहुत कुछ सिखाया है अगर देखने पे आए तो। सफाई अभियान सबसे पहले मोदी जी ने आई थिंक 2014 में चलाया था, उससे पहले पिताजी ने चला दिया था। यूँ नहीं है कि हाँ पहले और आखिरी की बात है, बात इस चीज़ की है कि जो समाज का कार्य है। फिर उसके बाद अगर लड़कियों की बात आए तो उसमें वेश्याओं की शादी करवाई है पिताजी ने, जो सबसे बड़ी बात है। आई थिंक कोई भी नहीं करना चाहेगा, इवन देखना भी नहीं चाहता कि अपनी बेटी उनको बनाया है वेश्याओं को। दूसरा, किन्नरों को पिताजी ने पूरा हक दिया है थर्ड जेंडर का कि हाँ ये बराबर हैं और ये खूनदान भी कर सकते हैं। तीसरा, पिताजी ने, वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है लेकिन जो मेरे मोटे मोटे दिमाग में आ रहा है वो मैं आपको बताई जा रही हूँ कि सफाई अभियान हो गया, वेश्याओं को वो किया पिताजी ने। अच्छा, लड़कियों की जो पदवी है वो बराबर की है समाज में। जैसे लड़कियों को पहले कन्या भ्रूण हत्या हो जाती थी, लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, और मैनी मोर थिंग्स अबाउट गर्ल्स। लेकिन गर्ल्स को जो आज आई थिंक खुले तौर से जो चलती हैं, घूमती हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग पिताजी के बदौलत है। और जो घर वाले हैं सारे, वो आई थिंक यही सोचते हैं कि मेरी लड़की के लिए जो वर हो, जो अगला घर हो, वो प्रेमियों का ही हो, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसके अगले घर में नशा करता हो या दारू पीता हो, क्योंकि देखते हैं दारू वाले नालियों में कहीं कहाँ पे। तो ऐसा मेरे को लगता है, मेरा खुद का माइंड कहता है कि लोग सोचते हैं कि अगला घर प्रेमियों का हो। तो अगर ऐसे सोचते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बाहर निकालना चाहिए। तो वो गलत भी नहीं बोलना चाहिए, किसी के पीछे लग के खास कर। सोसाइटी में फिर अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अभी जैसे अभी तो 3 सालों से वो उनकी प्रेजेंस है सोसाइटी में नहीं है, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी में? बहुत बुरा है। वैसे तो पिताजी के बिना तो सब कुछ अधूरा ही है। कर तो गए हैं पिताजी, और उनके फॉलोवर्स आगे आई थिंक कर भी रहे हैं। कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे बाढ़ सुनामी आ जाए या कुछ भी हो, तो वहाँ पे जाते हैं। अगर देश के सरहद पर खड़े अपने फौजियों को अगर ज़रूरत हो खून की, तो खूनदान भी करते हैं।
तो अभी अधूरा काम तो अधूरा ही है, पिताजी के बिना वो पूरा नहीं हो सकता। तो वैसे पिताजी को होना चाहिए यहाँ पे। और जैसे अभी नशा बहुत ज़्यादा फैल गया, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया, लड़कियों की थोड़ी सी सिक्योरिटी कम हो गई है। वो शाम को 7 बजे के बाद जाना भी पसंद नहीं करते, उनको खुद को रहता है कि हमें कुछ कह ना दे कोई। तो ये बहुत सारे इविल्स हैं जो समाज में हैं। रजनी जी, क्या जैसे आपने बताया डेरा सच्चा सौदा में जाते रहते हो, क्या कभी आप जो तेरावास या गुफा बोला जाता है जिसको दिखाया गया, उसमें कभी गए हो? जी, मैं पहले गुफा को क्लियर करना चाहूँगी कि पहले जो तपस्वी होते थे वो तपस्या करते थे गुफाओं में। तो ऐसे ही गुफा करते करते उनका घर होता था, घर को गुफा बोल देते हैं, तो इसको भी ऐसे गुफा बोल देते हैं। वैसे पिताजी ने इनका नाम तेरावास रखा है, तो इसको गुफा बोलना आई थिंक सही नहीं रहेगा, तो इसको तेरावास ही बोलिए। और तेरावास की जब वो बनी थी तो वहाँ पर हम भी गए थे सेवा करने, और अच्छे से हमने देखी है, अंदर से पूरा घूम कर भी आए हैं। और हर महीने पिताजी सबको बुलाते थे, लाखों की तादाद में संगत जाती थी, और वहाँ पर अच्छे से पिताजी सबको प्रसाद वगैरह देते, उनसे डिस्कस करते समाज में कुछ हो रहा है तो उसको लेकर के। तो तेरावास का ऐसे है कि ऐसे हुआ बना रखा है कि पता नहीं गुफा में क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बहुत अच्छी हरियाली है, सुकून है, एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जो बिल्कुल देसी टाइप में है। और बाकी लोगों का क्या कहना है, कुछ भी नहीं कह सकते लोगों का। लोग बोलते हैं गुफा में पता नहीं कितने बड़े बड़े शाही महल हैं, और पिताजी तो चांदी की प्लेट में रोटी खाते हैं। तो पिताजी को कभी रोटी खाते देखना, पिताजी हथेली पे रख कर रोटी खाते हैं हमेशा। जी, मतलब आपने मतलब फिर कैसा सिस्टम होता है, जैसे वहाँ जाने का कैसा सिस्टम होता है? जी, किस तरीके से वहाँ मतलब लोग जाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है? क्योंकि खासकर मतलब जो आपने तेरावास जिसको बोल रहे हैं, तेरावास मीडिया ने गुफा के नाम पर जो दिखाया है, काफ़ी हेडलाइंस बनाकर दिखाया था। तो इसके बारे में पब्लिक को और मतलब डीप में बताइए क्या होता है। जी, तेरावास में 2 गेट हैं, एक जेंट्स के लिए अलग है और लेडीज़ के लिए अलग है। इवन रास्ते भी अलग हैं, जेंट्स के लिए अलग हैं और लेडीज़ के लिए अलग हैं। जाते ही पहले अंदर एक चेकिंग होती है उनकी कि कहीं किसी संगत को नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, क्योंकि पिताजी बहुत संगत को लेके अवेयर होते हैं कि वो अपने बेटा बेटी मानकर चलते हैं सबको। उनको रहता है कि हमारे बच्चों को कुछ कह ना दे कोई। तो अंदर जाते हैं और बहुत अच्छा पार्क वगैरह बना हुआ है अंदर, और सामने पिताजी की एक कोठी लगा लो या जैसे घर लगा लो, तो वो घर में भी रैंप बने हुए हैं। रैंप इसलिए कि पिताजी अपनी गाड़ी सीधा अपने कमरे के आगे लगाते हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो वो रैंप हैं, दो रैंप जाते हैं, और तीसरे रैंप पे पिताजी का एक कमरा है। कमरा बिल्कुल देसी स्टाइल में बना हुआ है, और अंदर एक छोटा सा बेड है पिताजी का, और पंखी लगी हुई है साइड जो टेबल फैन होता है, और एक ईंटों का नीचे फर्श बना हुआ है। और वहाँ पे मैंने जब देखा था वहाँ पे एक बर्फी का डब्बा पड़ा था छोटा सा, और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई अलग से ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पे। अच्छा, हर तरह का फल फूल सब कुछ बढ़िया, एनवायरनमेंट इतना प्योर, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस है वहाँ की। बंदा एक बार चला जाए तो आई थिंक सो वहाँ से आना ऐसे लगता है कि बाहर जाकर तो शांति मिले। बीइंग गर्ल, जी, क्या गर्ल्स को अवेयर करोगे आप? मतलब क्योंकि जब से काफ़ी हेडलाइंस तेरा सच्चा सौदा के बारे में गुरुजी के नाम पर काफ़ी हेडलाइंस दिखाई गई कि तो लड़कियों के माइंड में एक अलग चीज़ है, जब समाज के माइंड में एक अलग सोच है गुरुजी को लेकर। आप बीइंग गर्ल क्या बताओगे पब्लिक को? पिताजी के बारे में, पिताजी बहुत ही अच्छे, फाइन नेचर जिसको कहते हैं, लविंग नेचर, केयरिंग नेचर, बहुत अच्छा नेचर पिताजी का, लड़कियों को लेकर के भी और लड़कों को भी सभी को लेकर के। और पिताजी का ऐसे रहता है, एक बेटी के तौर पर, एक गुरु के तौर पर, एक फ्रेंड के तौर पर। बेटी के तौर पर पिताजी सबको, जैसे शाही बेटियां हैं जो वो कूड़ा कट से उठाई थी, 2-3 तो नहीं, आई थिंक 26 और 30 के बीच में लड़कियां हैं जो पिताजी पाल रहे थे, और उनको पूरा एक अच्छे बाप की तरह ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी माँ की तरह ट्रेनिंग देते हैं। और जो
पिताजी लड़कियों को इतना सिक्योर करते हैं, इतना फील करवाते हैं सिक्योर कि उनको खुद को लगता है कि हम ऐसे लड़कियां है ही नहीं, हमारा समाज में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमें इनसिक्योर कभी हुआ था या कुछ भी ऐसा कुछ भी पिताजी ने कभी फील नहीं करवाया। जी, जैसे वैश्या की बात आती है, आपने भी वैश्यावृत्ति की बात रखी, तो उसकी रियल सच्चाई क्या है? मतलब क्या रहा है वैश्या का डेरा सच्चा सौदा में आने का रीज़न? जी, पिताजी लॉन्ग टूर पे जाते होते थे पहले, तो वहाँ पे जब इविल्स के बारे में सुनते थे कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है, ये आपकी शादियाँ करवाएंगे, और इवन जो थोड़ा सा उनका ट्रीटमेंट जो करवाना था वो भी पिताजी ने खुद करवाया। और यहाँ पे उनके अलग से रूम्स बने हुए हैं लड़कियों के, जो वैश्या हैं उनको पिताजी शुभ देवी कहते हैं, ताकि कोई उनको उस नज़र से ना देखे, उनको एक शुभ और एक पवित्र नज़र से देखें। तो उनके अच्छे से रूम बने हुए हैं, अच्छे बेटियों की तरह ही सब कुछ ट्रीट करते हैं। उनकी शादियां पिताजी करवाते हैं, उनके लिए संगत को पिताजी कहते हैं, जो इनसे शादी करवाएगा वो हमारा एक दामाद, जो एक बहुत बड़ी बात है एक लड़के के लिए। तो पिताजी उनको पूरा अच्छे से, और लड़कियां बाद में वार त्योहार जो होता है उन पर आती हैं पिताजी के पास, और जैसे राखी बांधते हैं पिताजी को ही राखी बांधते हैं, पिताजी से ही सामान लेकर जाती हैं, सब कुछ वैसा। मतलब काफ़ी बेटियों के लिए कार्य आपने बताई। दूसरा, उनके नाम सुना है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी क्या सच्चाई क्या है एक्चुअली उन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की? अभी ये बात भक्त के तौर पर कही जा रही है कि जहाँ पर लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ पर पिताजी की सोच शुरू होती है। इतने सारे पिताजी ने रिसर्च किए हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हैं, और पिताजी थोड़ा सा बोलते हैं और वही वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है एक्चुअली। तो ये सच है जो पिताजी ने फाइंड किया है, और सच का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, मतलब उसको स्वीकारा जा रहा है। तो इसमें कोई आई थिंक एलिगेशन वाली बात भी नहीं है, इसमें कोई डाउट वाली बात भी नहीं है कि हाँ वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बन गया, क्योंकि एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अगर दर्ज हो रहा है तो पूरी आई थिंक छानबीन से हो रहा होगा। तो पिताजी के आई थिंक काफ़ी है वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनके प्लेयर होने के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, और आई थिंक मानवता भलाई के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, काफ़ी हैं पिताजी के। और देश के हित में क्या योगदान रहा है गुरु जी का? सबसे बड़ा है जो सरहद पे खड़े जो हमारे देश के वीर हैं, उनके लिए जो खून दान करते हैं, जब वो खून बहाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर पता नहीं कितने यूनिट खून जाता है, तो सबसे बड़ा ये योगदान है। दूसरा, अगर कहीं पे बाढ़, सुनामी या तूफान कुछ भी कैसा भी कोई वो हो जाए तो यहाँ के जो सेवादार हैं, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है, वो सीधा वहाँ पर जाती है और रातों रात तक वहाँ पर सारा उनका कार्य करवाती है, और लंगर का इंतज़ाम भी वहाँ पर पूरा अच्छे से होता है, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम तक आने नहीं देते पिताजी। एक बार पता लगना चाहिए कि कहाँ पर क्या इविल है, पिताजी उसकी जड़ निकाल देते हैं। जी, गरीबों की किस तरह से मदद की जाती है? गरीबों की पिताजी कहते हैं गरीब वही है जिसका शारीरिक तौर पर कोई अंग नहीं है। बाकी पिताजी हमेशा एक मेहनत की कमाई पर और उस पर बल देते हैं। तो जिसका कुछ ऐसा रहता है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कोई अगर वीक है तो उनका डेरे में यहाँ पर हॉस्पिटल बना है, तो वहाँ पर अच्छे से इलाज होता है। और पिताजी खुद, उनके तो वैसे चमत्कार बहुत है, लेकिन समाज को बताने के लिए अगर हम कहें तो यहाँ पर पूरी अच्छी सी फैसिलिटी है और वहाँ पर उनका इलाज चलता है। और पिताजी प्रसाद से ही ठीक कर देते हैं, बाकी उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वो तानाशाह वो नहीं किया जाता, उनको खींचा नहीं जाता। क्या ज़रूरत है समाज को गुरु जी की? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समाज को एक समझना चाहिए कि अब क्या था और क्या हो रहा है। इस चीज़ का आई थिंक डिफरेंट हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत गरीब है या बहुत अनएजुकेटेड है या उनमें अक्ल नहीं है, बहुत है उनमें और सोचने की शक्ति भी बहुत है। तो उनको सोचना चाहिए कि जो क्या था और क्या हो रहा है, अभी क्या माहौल बना पड़ा है इस पूरे इस इंडिया का या पूरे संसार का लगा लो, क्योंकि कंट्रीज़ में विजिट करते थे पिताजी। तो आज तो वैसे भी कोरोना के कारण तो बुरा हाल है, पिताजी की भी नहीं मेरे अकॉर्डिंग। जी जी जी। तो और मतलब जैसे देशों की बात की, और भी जैसे काफ़ी पॉलिटिक्स भी सवाल उठाए जाते हैं, पॉलिटिक्स भी काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं, उसके बारे में आपका क्या मानना है? राजनीति के बारे में क्या कहें, जो खुद में ही राज है और खुद में ही उसकी नीति है।
तो पिताजी का वैसे राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। पिताजी तो कहते थे इनसे सही है, वो जो करते हैं उनको हाथ जोड़ के कह देते थे कि आप अपना कार्य करें, सही कार्य करें और अच्छे भलाई के कार्य करें। और पिताजी का मेन मकसद ही यही है कि समाज को सुधारना, समाज को एक अच्छी राह देना। और पॉलिटिशियंस का कोई ऐसा वो नहीं है, उनको तो अपना गद्दी चाहिए, चाहे जैसे मर्जी हो। सरकार से क्या अपील करोगे आप गुरु जी के लिए? सरकार से अपील है गुरु जी के लिए यही कि हाँ जी, आप जो कर रहे हैं ठीक है, आप अपने अनुसार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उस पर विचार करें। अगर 5 करोड़ उनकी दुनिया है, 6 करोड़ उनके अंडर हैं, तो बाकी के जो लोग अगर झूठ बोल रहे हैं उनको लेकर के आप चल रहे हो। 5 करोड़ की एक बार सुनो तो सही, कोई अगर आपको सेम पॉइंट लगता है उस पर तो एक एटलीस्ट विचार करो। अगर लड़कियों की बात उन्होंने उठाई है तो एक बार लड़कियों को जाकर के तो पूछो वहाँ से कि क्या उनके हालात रहते हैं, कैसी कैसी उनको फैसिलिटी पिताजी ने दी है। और सबसे आई थिंक सो वो जो भी हैं जिन्होंने भी एलिगेशंस लगाए हैं लड़कियों को लेकर के, तो उनका तो मैं ऐसे कहूँगी कि आज मीडिया है, मीडिया में आई थिंक सो जो पत्रकार होते हैं कितना बड़े होते हैं, कितना उन्होंने इतना उसको हवा बना के उछाला है। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं उनको एकदम से ही क्या हो गया। जब पिताजी बहुत अच्छे कार्य करते थे तो तब उनको एक बार दिखाना होता था, और जब जैसे जैसे ये बात आई उसको 3-3, 4-4 दिन लगातार हफ्तों दिखाया गया है। तो ऐसी जो इंडिया में एजुकेशन है, ऐसी जो एजुकेटेड पीपल लगाए हैं, उससे अच्छा तो यहाँ के फॉलोअर्स जो अनएजुकेटेड हैं वो बेस्ट है। लास्ट में समाज को कोई मैसेज देना चाहते हो गुरु जी के लिए डेरा सच्चा सौदा? समाज को यही मैसेज है कि एलिगेशंस लगाना प्लीज़ बंद कर दीजिए, उस पर एक बार विचार करिए कि आखिरकार है क्या, उसकी छानबीन तो एटलीस्ट करिए आप, क्योंकि बिना किसी इंफॉर्मेशन के अगर हम बोलने जा रहे हैं तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। ओवर इंफॉर्मेशन, ओवर थिंकिंग, ओवर ज़्यादा ही कुछ आगे चला जाता है वो। तो उसको मेरा तो यही कहना है कि एक डेरा सच्चा सौदा सिरसा में आएँ, वहाँ पर देखें, अगर नहीं आ सकते तो उन प्रेमियों से मिलें, वहाँ के फॉलोवर्स से मिलें, आपको बताएंगे उनका क्या रहता है। थैंक यू सो मच रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ रजनी जी जिन्होंने आपके सामने काफ़ी बातें रखी। ये वेल एजुकेटेड हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा में बहुत लंबे समय से, ये बहुत नज़दीक से वहाँ पर जा रहे हैं। जो गुफा दिखाएगी, तेरावास दिखाएगी, वहाँ पर भी ये बहुत बार गए हैं, वहाँ अंदर तक गए हैं। इन्होंने सब कुछ बताया आपके सामने, ये सूत्र नहीं है, डायरेक्ट लोग हैं जो आपके सामने बात रख रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए क्या सच्चाई है और अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिएगा द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग बता रहे हैं कि एक सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ही एक ऐसे संत हैं जिन्होंने समाज के लिए एक दो नहीं अनेकों काम किए हैं। वो एक ऐसे संत हैं जिन्होंने वेश्या तक को भी बेटी बनाया और आज लोग उनके समाज में वापस आने की मांग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जितने भी आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं या जितने भी आरोप उनके ऊपर पहले लगाए गए हैं वे सब झूठे हैं। हम लगातार आपको लोगों के बीच में लेकर चलते हैं, सूत्रों के हवाले से कोई बात नहीं करते, सीधा फैक्ट के साथ, फैक्ट के पास पहुंचकर सीधी बात आपको दिखाते हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से ज़रूर सोचिए और अपनी राय ज़रूर डालिए कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई है। वो सूत्र जो आपको हेडलाइंस बनाकर दिखाया गया, मीडिया के द्वारा लगातार आपको परोसा गया, जब वो लोग जो एक दो नहीं, कोई 30 सालों से आ रहा है, कोई 40 सालों से आ रहा है, कोई बचपन से जुड़ा हुआ है, और ख़ासकर लेडीज़ सामने आकर बता रही हैं, खासकर बेटियां आकर बोल रही हैं। खुले दिमाग से ज़रूर सोचिएगा दोस्तों, डालते रहिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में और सच का साथ देने के लिए, इस मुहिम का साथ देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।